हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है जी। और अब तक इस क्लास में हम पढ़ चुके हैं जी, थ्योरी पढ़ चुके हैं और प्रीमियम पे शेयर इश्यू कैसे करते हैं, बेसिक एंट्रीज क्या क्या होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के क्या क्या यूज होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखेंगे जी अपनी स्क्रीन पे अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है जी, ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज मुझे स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट कर दिया था। मुझे स्टार्ट करना है जी शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, करना स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट में कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखेंगे, कहते हैं शेयर्स आर सेड टू बी इश्यूड एट डिस्काउंट। हम कब बोलेंगे कि शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किए गए? तो मान लो 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर या 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू का शेयर जब एक कंपनी 90 रुपीज पे इश्यू करती है, मतलब जब कम प्राइस पे इश्यू किया तो जो 10 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो 10 रुपए क्या हो गया जी? डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी, इसको बोलते हैं शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। तो शेयर्स आर सेड टू बी इश्यूड एट ए डिस्काउंट इफ इश्यू इज एट एन अमाउंट लेस देन द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। तो जब भी कोई कंपनी नॉमिनल वैल्यू से या फेस वैल्यू से कम पे शेयर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं शेयर इश्यूड एट ए डिस्काउंट। द एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है जी, ओवर द इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस मैंने एग्जांपल लिया 90 और नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपए, तो कितना एक्सेस हो गया? 10 रुपए एक्सेस हो गया। ये जो 10 रुपए है ये हो गया जी डिस्काउंट, हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इज इश्यूड एट 98, तो 2 रुपए क्या हो गया जी? डिस्काउंट हो गया, मतलब 2% क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया एक कंपनी जो होती है वो शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, इसके एक्सेप्शन है, बट एक कंपनी पब्लिक में डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो देखेंगे जी प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट शेयर इश्यू, शेयर जो है उसको डिस्काउंट पे इश्यू करने पे रोक लगा रखी है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 53। तो कहता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या है जी? सेक्शन 53 का एक्सेप्शन है। ठीक, कहते हैं कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती। सेक्शन 54 में एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकती है, ठीक है जी, बट सेक्शन 53 कहता है अगर सेक्शन 54 को साइड में रख दिया जाए तो एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती। इसका मतलब सेक्शन 54 में एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकती है। एनी शेयर इश्यूड बाय ए कंपनी एट ए डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। ठीक है जी, कहते हैं सेक्शन 54 को छोड़कर अगर कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करती है तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वेयर ए कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 53 को अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees। ठीक है जी, पेनल्टी कितनी है? 1 लाख रुपए की है, जिसको बढ़ा के 5 लाख तक किया जा सकता है। एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, उसको भी पनिशमेंट किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट, उसको सजा भी हो सकती है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ
or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees। ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं कि पेनल्टी 1 लाख से लेके 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है और सजा कितनी है जी, 6 महीने की इसमें कैद की सजा भी है। ठीक, सेक्शन 54 क्या कहता है मैं आपको बता दूं तो एक कंपनी जो होती है वो अपने क्या कर सकती है, अपने जो डायरेक्टर हैं, अपने एम्प्लॉइज जो हैं, उनको डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकती है, जिसको बोलते हैं जी, जिसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है जी। तो इस पूरे पैराग्राफ की बात करूं तो इतना मीनिंग निकला कि सेक्शन 54 को छोड़कर बाकी कंपनी किसी भी केस में डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती। सेक्शन 54 क्या है जी, सेक्शन 54 है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को और अपने डायरेक्टर को शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, जिसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखेंगे जी, अगला पॉइंट है कोल्सिन एरियर का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी 1-2 क्वेश्चन कराए, उसमें क्या था, जब किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे किया, ठीक, तो उसको हमने कहा था, उसको क्या बोलते हैं जी, इसको नाम देते हैं अनपेड कॉल या उसको बोलते हैं कोल्सिन एरियर बोलते हैं, मतलब जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ। समटाइम शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, एप्लीकेशन तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं देगा तब तक कंपनी उसको शेयर अलॉट नहीं करेगी। तो क्या लिखा है, अगर कोई शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता अलॉटमेंट का या फिर कॉल का, तो टोटल अनपेड अमाउंट ऑन वन और मोर इंस्टॉलमेंट इज नॉन एज कॉल्स इन एरियर। तो उसको बोलते हैं जी कॉल्स इन एरियर बोलते हैं या उसको अनपेड कॉल्स बोलते हैं। इट इज शोन बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है जी, तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस करते हैं ना, जब कॉल्ड अप में से माइनस करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक, तो उसको बोलते हैं जी पेड अप कैपिटल बोला जाता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक नोट दे के लिख रहा हूं, पेड अप कैपिटल इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा पेड अप कैपिटल इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाए पेड अप कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लिखेंगे पेड अप कैपिटल इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि डिविडेंड जो कंपनी पे करती है ना, वो पेड अप शेयर कैपिटल पे पे करती है। डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी जो डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को, वो पेड अप शेयर कैपिटल पे पे करती है, पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर मैं इसका एक आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, मान लो कॉल्ड अप कैपिटल जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है कॉल्ड अप कैपिटल, ये दे रखा है जी 5 लाख रुपीस, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी आपको 40,000 रुपीस। उसके बाद आपको दे रखा है जी कॉल इन एडवांस का अमाउंट दे रखा है, कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 60,000 रुपीस। और रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है कि डिविडेंड का रेट क्या है, कितना परसेंट डिविडेंड दिया गया शेयर होल्डर्स को, तो वो दे रखा है जी रेट ऑफ डिविडेंड, ये दे रखा आपको 15%। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आप बताओ जी हमें डिविडेंड का अमाउंट बताओ, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कैलकुलेट
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी, आपको डिविडेंड का अमाउंट बताना है। वो डिविडेंड हमेशा कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है? पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। और पेड अप कैपिटल मैं भी इस क्वेश्चन में आपको निकाल के बताऊंगा। तो पेड अप कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि इस क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट दे रखा है तो उसको प्लस कर देते हैं। फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है। तो पेड अप कैपिटल का आपको फॉर्मूला लगाना है जी, पेड अप कैपिटल। पहले पेड अप कैपिटल कैलकुलेट कर लो। कोल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। तो कोल्ड अप है 5 लाख माइनस किया कॉल्स इन एरियर कितना जी? 40,000। तो आपका पेड अप कैपिटल आ गया कितना? 4,60,000। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ डिविडेंड बताना है। और अभी भी मैंने आपको बताया डिविडेंड जो होता है वो पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। तो निकाल दो अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अमाउंट ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड किस पे होता है जी? पेड अप कैपिटल पे होता है। पेड अप कैपिटल 4,60,000 और डिविडेंड का रेट है 15%। तो ये आ गया आपका 69,000। ये आ गया जी आपका डिविडेंड का अमाउंट आ गया। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाया कि कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर इक्वल टू पेड अप कैपिटल, और डिविडेंड किस पे करना है? पेड अप कैपिटल पे करना है। चलो जी आगे चलेंगे नोट्स में। कहता है डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी यूजुअली एम्पावर द डायरेक्टर। ठीक, डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो टेबल एफ है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो टेबल एफ है उसमें डायरेक्टर्स को एक पावर दे रखी है कि अगर कोई शेयर होल्डर टाइम पे पैसा नहीं देता, मतलब जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है उस पर डायरेक्टर को पावर है वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? कॉल्स इन एरियर पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। ठीक है जी। कॉल्स इन एरियर के बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कॉल इन एडवांस पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया टेबल एफ में, तो उसका मैंने यहां पे नोट भी दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो होगा जी 10% पर एनम होगा। इज टू बी चार्ज ऑन अनपेड कॉल फॉर द पीरियड। कितने पीरियड का होगा? जिस दिन कॉल ड्यू हुई उस दिन से लेकर जिस दिन कॉल का पैसा पे किया गया उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट डायरेक्टर चार्ज करेंगे। ठीक है जी। फॉर द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द ड्यू डेट ऑफ कॉल एंड द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। उसके बाद आगे चलेंगे कॉल इन एडवांस। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं जी, अपने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे कर देते हैं। या जब प्रोराटा का केस बनता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जब केस बनता है, तो मान लो किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया और एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी था, मान लेते हैं 5 रुपए था। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन के टाइम, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, मैं यहां समझा देता हूं। मान लो एक शेयर होल्डर ने 10 शेयर पे 5 रुपए एप्लीकेशन मनी, है ना, 5 रुपए एप्लीकेशन मनी था, तो 10 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से इसने 50 रुपए पे किया। प्रोराटा का केस था तो कंपनी ने इसको क्या किया जी, 5 शेयर अलॉट किए। ठीक, कंपनी ने इसको 5 शेयर अलॉट किए, तो इसका मतलब है उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना कर दिया, कंपनी को 50 रुपए दे दिया। बट एप्लीकेशन उसका बनता कितना था, उसने 5 शेयर उसको अलॉट किए गए। इसका मतलब उसका एप्लीकेशन का अमाउंट कितना बनता था, कितना बनता था जी उसका एप्लीकेशन का अमाउंट? 5 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से उसका एप्लीकेशन बनता था 25 रुपए।
₹25 एप्लीकेशन पे एडजस्ट करने के बाद उसका ₹25 भी कंपनी के पास एडवांस बच गया। ठीक है जी, एडवांस बच गया ना। अब मान लो ₹2 है आपका अलॉटमेंट का अमाउंट, तो कंपनी क्या करेगी, 5 शेयर पे ₹2 अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट कर देगी, कितना, ₹10। उसके बाद भी कितना एडवांस बच गया, कितना एडवांस बच गया जी, ₹15 एडवांस बच गया। तो मान लो कोल का पैसा कितना है, कोल का पैसा है जी ₹3, तो कंपनी ने 5 × 3 ₹15 कोल का पैसा भी एडवांस आ चुका है। ठीक है जी, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, किसी शेयर होल्डर ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया और उसको कम अलॉट किए गए, तो उसका जो एक्सेस पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम, वो भी क्या हो सकता है जी, कॉल इन एडवांस हो सकता है। देखेंगे जी, सम शेयर होल्डर में सम टाइम पे अ पार्ट और होल अमाउंट ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप, कहते हैं जितना भी कॉल नहीं किया गया वो पैसा भी कुछ शेयर होल्डर टाइम से पहले पे कर देते हैं। सच अमाउंट इज नोन एज कॉल इन एडवांस, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस बोलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट शैल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल इन एडवांस, जिस दिन पैसा रिसीव किया गया उस दिन से लेकर जो ड्यू डेट आएगी कॉल की, वहां तक का जो टाइम पीरियड होगा उसका इंटरेस्ट भी पे करेगी कंपनी, किसको, शेयर होल्डर को। द शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस के अमाउंट पे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल से समझा चुका हूं। डिविडेंड हमेशा पे करते हैं पेड अप कैपिटल पे, और पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाई कंपनी एज कॉल इन एडवांस इज ए डेट ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, उसको एडवांस में रिसीव कर लिया। अंटिल कॉल्स आर मेड, जब तक कॉल का अमाउंट ड्यू नहीं हो जाता तब तक जो कॉल इन एडवांस का पैसा है वो कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी है। एंड अमाउंट इज एडजस्टेड बाय द कंपनी। कहता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 12%, तो कॉल इन एडवांस पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 12% का रेट है। ठीक है जी, इज टू बी पेड ऑन सच एडवांस कॉल मनी, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो मैंने आपको बताया जी कॉल्स इन एरियर पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और कॉल इन एडवांस अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पैसा दे देता है तो उसके ऊपर कंपनी 12% इंटरेस्ट पे करती है। इसके बाद देखेंगे जी प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, ये आपका जो प्रॉब्लम नंबर 7 है ये कॉल इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर का प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कहता है बी लिमिटेड इश्यूड 2000 शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है जी, कहते हैं कंपनी जो बी लिमिटेड है, सॉल्यूशन कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 7 का। क्वेश्चन में दे रखा है जो बी लिमिटेड है इन्होंने इश्यू किए, कितने शेयर इश्यू किए जी 2000 शेयर। ऑफ ₹100 ईच, और जो इश्यू किया वो 40% प्रीमियम पे किया। ठीक है जी, क्वेश्चन में कहते हैं एप्लीकेशन पे कितना पैसा है वो देख लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन में कहता है एप्लीकेशन पे ₹20 है, और एप्लीकेशन का अमाउंट कब रिसीव किया, 1 अप्रैल 2014 को रिसीव किया, तो एप्लीकेशन पे हो गया जी ₹20। उसके बाद बात आएगी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पे क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, ऑन अलॉटमेंट ₹40 दे रखा है, और प्रीमियम कितना है जी, हमने 40% लिख दिया था, प्रीमियम 10% है। तो ये प्रीमियम के अमाउंट को मैं रेक्टिफाई कर दूं, ये प्रीमियम हो गया जी आपका 10% हो गया। कहता है अलॉटमेंट पे ₹40 है, इसका मतलब ₹30 आपका कैपिटल का अमाउंट है और ₹10 आपका प्रीमियम का अमाउंट है।
उसके बाद क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट कॉल भी दे रखा है और सेकेंड कॉल भी दे रखा है। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट दे रखा है वो कहता है 30 रुपए फर्स्ट कॉल का अमाउंट और 20 रुपए सेकेंड कॉल का अमाउंट है। ठीक है जी। तो इसका जो टोटल आना चाहिए ना आपका, ये आना चाहिए जी 110 रुपए आना चाहिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 1800 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई, बी लिमिटेड ने जो पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव की वो रिसीव की जी 1800 शेयर के लिए। तो आप मुझे बताएंगे कि ये टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन में कौन सा केस है। तो इश्यू किए थे 2000 और एप्लीकेशन रिसीव की 1800 शेयर के लिए, तो ये हो गया जी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने तो भैया 2000 शेयर इश्यू करने थे और एप्लीकेशन है 1800 के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, सारे के सारे शेयर होल्डर को शेयर इश्यू कर देगी। तो अपने को जो एंट्रीज करनी है वो 1800 शेयर से करनी है, सारी की सारी एंट्रीज। चलो जी आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। आगे कहता है वन शेयर होल्डर टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। ठीक है जी। पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग विद अलॉटमेंट मनी। तो एक शेयर होल्डर कहता है जिसके पास 40 शेयर थे, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। ठीक है जी। तो कॉल इन एडवांस कितना बना, कितना बना जी कॉल इन एडवांस, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये तो मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूं आपको। कॉल इन एडवांस का पैसा कहता है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 40 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल कितना 30 रुपए, और उसने सेकेंड कॉल का पैसा 40 शेयर पे 20 रुपए सेकेंड कॉल है। तो इसका मतलब एडवांस कितना दिया उसने, 1200 रुपए और 800 रुपए सेकेंड कॉल का एडवांस दे दिया। फिर से पढ़ देता हूं। एक शेयर होल्डर जिसको 40 शेयर अलॉट किए गए, पेड द एंटायर बैलेंस, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल उसने अलॉटमेंट मनी के साथ दे दिया। फर्स्ट कॉल कितना जी 30 रुपए और सेकेंड कॉल कितना 20 रुपए, जिसको मैंने 40 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉल का एडवांस निकाला और सेकेंड कॉल का एडवांस निकाला। उसके बाद कहता है एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन फर्स्ट कॉल। कहता है एक दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर थे, उसने अपना फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम नहीं दिया, उसने वो पैसा कब पे किया, फाइनल कॉल के साथ पे किया। तो फर्स्ट कॉल के टाइम जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है, फर्स्ट कॉल के टाइम जो कॉल इन एरियर का अमाउंट रहेगा वो रहेगा जी 60 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वो पैसा उसने सेकेंड कॉल के साथ दिया। तो फर्स्ट कॉल के टाइम कॉल्स इन एरियर रहेगा 1800 रुपए। ठीक है जी। इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड 10% पर एनम ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट शुड बी पेड 12% ऑन कॉल इन एडवांस। अपने को एंट्रीज करके दिखानी है और अपने को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाना है। चलो जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली एंट्री अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, और कंपनी का नाम जो दे रखा है वो दे रखा है जी बी लिमिटेड दे रखा है। तो मुझे बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। मैं कर रहा हूं जी इसमें जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन करने के बाद हम अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें कि कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है। डेट दे रखी है क्वेश्चन में, तो मैं डेट भी लेके चलूंगा। कहता एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2014 को, तो मैंने एंट्री की जी 1 अप्रैल 2014 को एंट्री की, फर्स्ट एंट्री। ठीक है जी। पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन में दे रखा है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हुई जी 1800 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। ये मैंने यहां पे समरी आपको समझा दी थी। ठीक, इसका मतलब सारी की सारी एंट्रीज जो करनी है 1800 शेयर से करनी है। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई जी 1800 शेयर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1800 शेयर एट रुपीज कितना जी, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, ये रहा 20 रुपए एप्लीकेशन का अमाउंट है और डेट है 1 अप्रैल 2014 को। तो 1800 इंटू 20 किया मैंने। ठीक, तो ये आ गया आपका 36,000 रुपीज आ गया। तो फर्स्ट एंट्री की मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या नाम दे रखा है, मैं आगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिखता रहूंगा इस क्वेश्चन में। शेयर से नाम दे रखा है, कहीं इक्विटी शेयर नहीं लिखा हो तो मैं शेयर लिख लूंगा। उसके बाद अगली जो एंट्री होती है जिस दिन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो डेट होती है जी आपकी अलॉटमेंट की डेट पे होती है। ठीक, क्योंकि कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया तो कंपनी ने क्या किया, उस दिन शेयर अलॉट कर दिए, तो वो एंट्री करूंगा मैं अलॉटमेंट की डेट पे, मतलब 1 जून 2014 को। तो मैंने एंट्री की 1 जून 2014 को। तो एंट्री करूंगा जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन लिख दूंगा यहां पे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन वही रहेगी जो हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 36,000 जितना एप्लीकेशन आया सारा का सारा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद अगली एंट्री अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट की डेट आपको दे रखी है जी 1 जून 2014। ठीक, ये रही आपकी अलॉटमेंट की डेट 1 जून 2014। 40 रुपीज अलॉटमेंट है, 10% प्रीमियम का अमाउंट था, इसका मतलब अलॉटमेंट पे 30 + 10 का रेशियो बनता है। 30 रुपए कैपिटल का अमाउंट और 10 रुपए आपका प्रीमियम का अमाउंट है। तो मुझे अलॉटमेंट पहले ड्यू करना है, तो मैंने एंट्री कीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 1800 शेयर अलॉट किए और अलॉटमेंट का जो टोटल अमाउंट है वो है 40 रुपीज। इसका मतलब ये आ गया जी 72,000 रुपीज। अब इसे 72,000 में कुछ कैपिटल का अमाउंट और कुछ प्रीमियम का अमाउंट है, तो ये लिखा मैंने टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने लिखा जी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 1800 शेयर है इसमें 30 रुपीज कैपिटल का अमाउंट है, ये आ गया जी 54,000 रुपीज। और ये लिखा मैंने टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और प्रीमियम है जी 100 का शेयर है, 10% प्रीमियम 10 रुपए बनता है। तो 1800 इंटू 10, ये आ गया आपका 18,000 रुपीज। ठीक है जी, नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, यहां पे नरेशन लिख देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट कॉल का पॉइंट है। ठीक है जी, अब अलॉटमेंट को रिसीव कर लेते हैं। तो मैंने एंट्री की 1 जून 2014 को।
एंट्री हुई जी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या अलॉटमेंट पे किसी ने कोई फॉल्ट किया? नहीं किया। तो अलॉटमेंट जो हमने ड्यू किया था 72,000 से, वो सारा का सारा पैसा हम रिसीव कर लेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 40 शेयर थे, उसने अपना एंटायर बैलेंस, मतलब अलॉटमेंट के बाद जो बैलेंस बचा फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा, वो उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया। और कितना दिया वो अमाउंट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनी? जब आपने कॉल का पैसा एडवांस में रिसीव किया, पैसा आया ना कंपनी के पास, तो कंपनी के पास जब भी पैसा आएगा तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब कॉल इन एडवांस में कितना एडवांस आया? तो फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस आया और सेकेंड कॉल का कितना एडवांस आया? तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 40 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया और सेकेंड कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है जी 30 रुपए और सेकेंड कॉल का अमाउंट है 20 रुपए। मतलब उसने 1200 रुपए फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया और सेकेंड कॉल का एडवांस दिया उसने 800 रुपए, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका एडवांस, आ गया 2000 रुपीज। तो टोटल मैंने लिखा यहां पे बैंक अकाउंट में 74,000 रुपीज। तो मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब कॉल का पैसा एडवांस में रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है जी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ये एंट्री होती है। जब भी मैं एंट्री करूंगा यही एंट्री करूंगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पहली एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मैंने ड्यू किया था 72,000 से, तो मैंने 72,000 रिसीव कर लिया अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद एक शेयर होल्डर जिसके पास 40 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया। तो मैंने अलॉटमेंट की टाइम में एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ठीक है जी। और कॉल इन एडवांस का पैसा मैंने यहां पे स्टार्टिंग में आपको निकाल के दिखा रखा है, 1200 और 800 कितना जी 2000 रुपए। और यहां पे मैंने एंट्री में दोबारा से आपको कैलकुलेट करके दिखाया। उसके बाद अब बात आती है जी अलॉटमेंट के बाद मैं एंट्री करूंगा आपकी फर्स्ट कॉल को ड्यू करूंगा। तो फर्स्ट कॉल की डेट देख लेंगे इसमें। फर्स्ट कॉल की डेट है जी 1 जुलाई 2014 को। तो फर्स्ट कॉल की डेट है 1 जुलाई 2014 को। पहले फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर लेते हैं। तो मैंने एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1800 शेयर एट ₹30 पर शेयर। तो कहने वाला 1800 शेयर पे आपने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया। 1800 शेयर पे आपने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है जी 30 रुपए। तो ये बन गया आपका 54,000 रुपीज बन गया। ठीक है जी। उसके बाद अगली एंट्री, अगली एंट्री फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो एंट्री तो बड़ी सिंपल सी हो जाएगी जी। एंट्री फर्स्ट कॉल की अगर रिसीव करने की बात होती तो मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब आप समझ गए होंगे कि सर ने दो लाइन जो बीच में खाली छोड़ी है
उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर होगा। तो फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है, पहले तो मैं वो लिख लूं, कितना है जी, 54,000 का अमाउंट है। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल 54,000 से डेबिट हुआ, तो क्रेडिट पे कितने से होगा, 54,000 से क्रेडिट करेंगे। अब बैंक अकाउंट में कितना आएगा, ठीक, कॉल इन एडवांस जो हमने पहले रिसीव कर लिया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर थे, लिखा हुआ है साफ साफ, एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। अच्छा, इसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, तो मुझे अलॉटमेंट की एंट्री को फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो 60 शेयर वाला पर्सन है, इसने क्या किया जी, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम जो एंट्री है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या कहता है ये, कहता है डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है जी, अलॉटमेंट के टाइम वापस चलते हैं एंट्री पे। तो मैंने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। लेकिन यहां पे क्या है, एक शेयर होल्डर उसने पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब बैंक में पैसा कम आया। ठीक, तो मैं एंट्री करूंगा जी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैं आपको फिर से बता दूं, कॉल इन एडवांस का पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब कॉल इन एडवांस का पैसा आता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। जब रिसीव होता है फर्स्ट एंट्री कॉल इन एडवांस की। कॉल इन एरियर की भी फर्स्ट एंट्री मैं आपको बता दूं कि जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, उसने पैसा नहीं दिया, तो एंट्री विजी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो 60 शेयर पे इस शेयर होल्डर ने, जिसके पास 60 शेयर थे, उसने 40 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया जी, 2,400 रुपए नहीं दिए। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, अलॉटमेंट पे 72,000 रुपीज आना था। उठा लो कैलकुलेटर। एक शेयर होल्डर ने एडवांस दे दिया, कितना एडवांस दे दिया, 2,000 रुपए। और एक शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है जी, कितना नहीं दिया, 2,400 रुपए नहीं दिया। तो माइनस कर दो 2,400 रुपए। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे जो रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ जी 71,600 रुपीज। तो ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसको मैं ठीक करूंगा। तो आप टोटल करके देख लेंगे, डेबिट का और क्रेडिट का ये सेम आएगा। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब कॉल का पैसा नहीं आता तो फर्स्ट एंट्री होती है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। तो एंट्री भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने ड्यू किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। ड्यू करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल अमाउंट से ड्यू करनी है। उसके बाद अब बात आ गई जी, मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना है। ठीक, एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया था, जिसके पास 40 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया था अलॉटमेंट के टाइम। तो जब मैंने एंट्री की, मैं आपको यहां पे लिख के भी दिखा दूं एक बार, कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट और कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट है। तो कॉल इन एडवांस, फर्स्ट एंट्री जब आपने पैसा रिसीव किया, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, व्हेन रिसीव्ड, जब आपने कॉल का पैसा एडवांस में रिसीव किया तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है जी, और दूसरी एंट्री, अब ये तो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया था और अब इसको ट्रांसफर भी तो करना है रेस्पेक्टिव कॉल पे। व्हेन ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव कॉल, रेस्पेक्टिव कॉल का पैसा, रेस्पेक्टिव कॉल का मतलब
जो आपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया, सॉरी अलॉटमेंट पे जब रिसीव किया तो आपने ये एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर करो, सेकंड कॉल का पैसा सेकंड कॉल पे ट्रांसफर करो। तो व्हेन ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव कॉल, तो एंट्री हो जाएगी जी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। ठीक है जी। इसी तरह से कॉल इन एरियर की क्या क्या एंट्री होगी, तो कॉल्स इन एरियर में तो फर्स्ट एंट्री जब पैसा रिसीव नहीं हुआ, व्हेन अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जैसे 60 शेयर जिसके पास थे उसने अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो व्हेन अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तो जब पैसा रिसीव नहीं हुआ तब हम क्या एंट्री की, हमने एंट्री की कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। हमने एंट्री की कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो मींस मैंने एंट्री की कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसने क्या किया, 60 शेयर वाले ने वो पैसा अलॉटमेंट के टाइम ना देके कब दिया जी, सेकेंड कॉल के साथ दिया। तो व्हेन रिसीव्ड कि जब आप कॉल इन एरियर का अमाउंट रिसीव करेंगे तब क्या एंट्री होगी, तो आप एंट्री करेंगे रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो आपने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, ठीक है, नॉर्मल एंट्री की आपने ड्यू करने की। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा जब रिसीव करना है तो एक शेयर होल्डर ने क्या किया था जी, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो आपने अलॉटमेंट के टाइम एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब उसको ट्रांसफर करना है फर्स्ट कॉल पे, तो एंट्री हो जाएगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अभी अभी लिखवाई है मैंने एंट्रीज, एंट्री हो जाएगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस था वो देख लो वहां पे। तो ये रहा जी फर्स्ट कॉल का एडवांस 1200 रुपए एडवांस था। तो कॉल इन एडवांस के सामने मैंने लिखा 1200 रुपए। उसके बाद कहते हैं एक शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है जी, अलॉटमेंट के टाइम मैंने एंट्री कर दी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कहता है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, लिखा हुआ यहां पे डिड पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन हिज 60 शेयर। तो कहता है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल के टाइम कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर की फर्स्ट एंट्री क्या होती है, जब पैसा नहीं आता तो एंट्री होती है कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। 60 शेयर पे इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 30 के हिसाब से, तो इसने नहीं दिया जी 1800 रुपए नहीं दिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉल पे रिसीव कितना हुआ, तो फर्स्ट कॉल पे आना था जी 54,000 आना था। ठीक, एक शेयर होल्डर ने पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया तो अब दोबारा तो नहीं आएगा, तो माइनस करो जी 1200 रुपए जो एडवांस में हम रिसीव कर चुके हैं। और एक दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ही नहीं, तो वो भी बैंक में नहीं आया, तो उसके माइनस करो जी कॉल इन एरियर का पैसा 1800 रुपए। ठीक है जी। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 51,000 रुपीज आ गया, बैंक में आ गया। उसके बाद आगे चलेंगे। अब ड्यू करो जी, फाइनल कॉल ड्यू करो।
फाइनल कॉल का जो अमाउंट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल वो है जी 1 अगस्त का अमाउंट है। तो मैंने यहां पे लिखा 1 अगस्त 2014 को। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो मैं पहले सेकेंड कॉल ड्यू कर लूं, तो मैंने एंट्री की शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले मैं ड्यू करने की एंट्री कर रहा हूं, तो नरेशन लिख देंगे जी बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1800 शेयर एट द रेट ₹20 पर शेयर। देख सकते हैं कितना है, देखते रहना चाहिए क्वेश्चन, गलतियां कम होती है। तो 1800 शेयर पे 20 रुपए की फाइनल कॉल है, तो ये आ गया जी आपका 36,000 से आपने ड्यू कर दिया फाइनल कॉल को। उसके बाद फाइनल कॉल रिसीव करने की, तो मैंने एंट्री की 1/8/2014 को। तो एंट्री हुई जी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। एक शेयर होल्डर ने सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया था, तो अलॉटमेंट के टाइम मैंने एंट्री की बैंक टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब कॉल इन एडवांस का पैसा वहां से सेकेंड कॉल पे ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने की एंट्री होती है कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद एक दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मैंने एंट्री की कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो मैंने एंट्री की कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी, ये फर्स्ट एंट्री होगी जब पैसा नहीं आता। उसने वो पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे ना देके उसने वो पैसा फाइनल कॉल पे दिया, तो जब पैसा रिसीव कर लेते हैं कॉल इन एरियर का, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो सबसे पहले मैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 36,000 बनता था, ठीक है जी। कॉल इन एडवांस का पैसा कितना आया हुआ है सेकेंड कॉल का? 800 रुपए आया हुआ, आप चेक कर सकते हैं अलॉटमेंट की एंट्री के टाइम, आप चेक कर सकते हैं कितना आया हुआ है, 800 रुपए। ये तो कॉल इन एडवांस का है। कॉल इन एरियर का कितना आना है? तो अलॉटमेंट के टाइम 2400 रुपए बकाया था, वो आना है, और फर्स्ट कॉल के टाइम ये बकाया जी आपका 1800 रुपए बकाया है, ये आना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अपनी एंट्री में कॉल इन एडवांस का पैसा आया हुआ है जिस अलॉटमेंट के साथ कितना, 800 रुपए आया हुआ है। कॉल इन एरियर का 2400 रुपए अलॉटमेंट पे बाकी था, वो हमने रिसीव किया सेकेंड कॉल के साथ, प्लस कॉल इन एरियर का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम भी था 60 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए, तो ये आ गया जी आपका 4200 रुपए आ गया। तो बैंक में कितना आ जाएगा? तो सेकेंड कॉल पे 36,000 रुपीज आना था, ड्यू किया था भाई कितने शेयर पे, 1800 पे, इंटू कितना 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 36,000 आना था। ठीक, 800 तो ऑलरेडी पहले ही आया हुआ है, तो मैंने माइनस कर दिया जी 800 रुपए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम आ गया था, अब दोबारा थोड़ी रिसीव करेंगे। उसके बाद एक शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल के टाइम दिया, कितना, 2400 अलॉटमेंट का और 1800 फर्स्ट कॉल का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, ये आ गया जी फाइनल कॉल पे आपका बैंक में आ गया 39,400 रुपीज। टोटल कर लेना, ये इक्वल आएगा।
उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपको एंट्रीज करके दिखानी है और आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाना है। चलो मैं इंटरेस्ट निकाल दूं। तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस और सेकेंड कॉल का एडवांस। फर्स्ट कॉल पे एडवांस आया आपका 1200 रुपए, 40 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से। इंटरेस्ट का रेट जो है कॉल इन एडवांस पे वो है 12%। ठीक है जी, इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है जी 12% है। और फर्स्ट कॉल का टाइम पीरियड कितना हो गया वो मैं देख लूंगा क्वेश्चन में। एडवांस पैसा दे दिया था अलॉटमेंट की डेट पे, मतलब 1 जून पे दे दिया था, जबकि फर्स्ट कॉल की डेट है 1 जुलाई, तो 1 महीने का इंटरेस्ट बनता है। तो मैंने क्या इंटू 1/12, तो ये इंटरेस्ट आ गया जी, फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट आ गया कितना 12 रुपए आ गया। सेकेंड कॉल का एडवांस का अमाउंट है 800 रुपए, इंटरेस्ट का रेट है 12%, और टाइम पीरियड हो गया जी 1 जून से 1 अगस्त, ये रहा जी। तो जून और जुलाई 2 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो ये आ गया 16 रुपीज। तो इंटरेस्ट आ गया कॉल इन एडवांस पे 28 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद मैं निकालूंगा, इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा जी इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट के जो कॉल इन एरियर था उसका इंटरेस्ट निकालूंगा और जो फर्स्ट कॉल का जो कॉल इन एरियर था उसका इंटरेस्ट निकालूंगा। तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट था वो 2400 रुपए एरियर था, और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था वो था जी 16 to 30 कितना 1800 रुपए एरियर था। इंटरेस्ट का रेट है 10%। अब मैं निकालूंगा जी टाइम पीरियड, कैलकुलेट करूंगा। अलॉटमेंट का पैसा दिया फाइनल कॉल के साथ और फर्स्ट कॉल का पैसा भी दिया फाइनल कॉल के साथ। तो इंटरेस्ट जो लगा, अलॉटमेंट आना था 1 जून को, जबकि उसने पैसा दिया 1 अगस्त को, तो 2 महीने का इंटरेस्ट। और फर्स्ट कॉल का आना था 1 जुलाई को, उसने दिया 1 अगस्त को, इसका मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट। तो ये हो गया जी 2 महीने का, और ये आ गया जी आपका 1 महीने का। कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये आ गया 40 रुपीज, और ये आ गया जी आपका ये आ गया 15 रुपीज। तो इंटरेस्ट आ गया कॉल्स इन एरियर पे, ये आ गया जी 55 रुपीज आ गया। तो ये हो गया जी आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी, और ये हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और सारी इस क्वेश्चन में एंट्रीज भी करके दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। प्रॉब्लम नंबर 8 करूंगा मैं आपके सामने। क्वेश्चन में दे रखा है नोवेल्टीज लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, जिसमें 3 एप्लीकेशन का अमाउंट है, 3 अलॉटमेंट का अमाउंट है, और बैलेंस जो बचा वो 2 इक्वल कॉल्स में देना है। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर, एप्लीकेशन का डेट है 1 मई, अलॉटमेंट का है 1 जून, फर्स्ट कॉल का है 1 अगस्त, और फाइनल कॉल का है 1 अक्टूबर की डेट है। आगे कहता है ऑल द शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड एंड द मनी सो रिसीव्ड ऑन द डेट। सारा पैसा भी रिसीव कर लिया। कुछ एक शेयर होल्डर हैं, क्या है उनका केस, कहते हैं मिस्टर एक्स जिसके पास 1000 शेयर थे,
उसने क्या किया, अपना सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, मतलब उसने अपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। इसी तरह से मिस्टर वाई, जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने क्या किया, पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। उसका जो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था वो उसने फर्स्ट कॉल के साथ ना देके उसने वो सारा का सारा पैसा कब दिया जी, फाइनल कॉल के साथ दिया। जर्नल एंट्री करनी है और वैसे ही अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है। चलो जी करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपकी स्क्रीन पे। प्रॉब्लम नंबर है ये आपका 8 और एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ नोवेल्टीज लिमिटेड। हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ नोवेल्टीज लिमिटेड। ठीक है जी, मैं कर रहा हूं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं। तो फर्स्ट एंट्री, जब एप्लीकेशन रिसीव की गई 10,000 शेयर इश्यू के और एप्लीकेशन भी 10,000 के लिए आई, इसका मतलब ये अपना फुल सब्सक्रिप्शन का केस बनता है। तो 1 मई 2012 को, यहां पे मैंने डेट लिखी थी 1 मई 2012। ठीक है जी, पहली एंट्री की मैंने बैंक अकाउंट डेबिट, क्या शेयर्स का नाम दे रखा है इसमें, क्या इक्विटी शेयर, यस इक्विटी शेयर नाम दे रखा है। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। कितना रिसीव किया जी एप्लीकेशन पे, ये दे रखा आपको 3 रुपए दे रखा है। तो एंट्री भी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आ गया जी 10,000 इंटू 3, ये मैंने ड्यू किया 30,000 रुपए। उसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट ये जो एंट्री होगी ये अलॉटमेंट के डेट पे होगी, 1 जून को ये एंट्री होगी। तो 1 जून 2012 को। ठीक है जी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कहां पे जी, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, तो जितना रिसीव किया सारा का सारा अमाउंट मैं कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। उसके बाद अगली एंट्री अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट जो है क्वेश्चन जो है वो पार का क्वेश्चन है, तो इसमें प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। तो एंट्री करूंगा जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, क्योंकि अलॉटमेंट कितने का है, 3 रुपए का है। ठीक है जी, तो 10,000 शेयर पे आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया 3 रुपए के हिसाब से, और ये बना जी आपका 30,000 रुपीज।
अलॉटमेंट का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 3 रुपए और अलॉटमेंट की डेट है 1 जून। ठीक है जी। उसके बाद अगली एंट्री, एंट्री है जी अलॉटमेंट को रिसीव करने की, तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये कौन सा शेयर अलॉटमेंट है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक। एंड जब कॉल का पैसा एडवांस में रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे किसी ने कोई फॉल्ट नहीं किया, तो अलॉटमेंट आपने ड्यू किया जी 30,000 से, तो अलॉटमेंट 30,000 हमने रिसीव भी कर लिया। उसके बाद आगे क्या लिखा है, एक शेयर होल्डर कहते हैं जिसके पास मिस्टर एक्स होल्डिंग 1000 शेयर, उसने क्या किया, एंटायर अमाउंट मतलब फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा भी किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल क्या लिखा है जी, कितने शेयर इसके पास? 1000 शेयर है। और फर्स्ट कॉल हमने बताई कितने की है? 2 रुपए की, और सेकेंड कॉल भी कितने की है जी? 2 रुपए की है। देख सकते हैं 1000 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा, 3 एप्लीकेशन पे आ गया, 3 अलॉटमेंट पे आ गया, तो बैलेंस कितना बचा? 4। 4 की 2 इक्वल कॉल बनानी है, 2 + 2। ठीक है जी। तो इसने क्या किया, 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए का और सेकेंड कॉल 2 रुपए का एडवांस में दे दिया, तो कितना एडवांस आ गया जी? 4000 रुपए एडवांस आ गया। तो एंट्री आ गई जी बैंक अकाउंट में कितना? 34,000 की। उसके बाद अगली एंट्री, अगली एंट्री करना है जी आपको, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करना है, और फर्स्ट कॉल की जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 1 अगस्त 2012 दे रखा है। तो मैंने एंट्री की जी यहां पे 1 अगस्त 2012 को फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर रहा हूं, तो मैंने एंट्री की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मार्केट में जो 10,000 शेयर इश्यू कर रखे हैं उस पे फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का जी 2 रुपए है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू किया 20,000 रुपए से। उसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री करेंगे 1 अगस्त 2012 को। एंट्री हो गई जी बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है जी। उसके बाद एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 थे मिस्टर एक्स के पास, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो मैंने अलॉटमेंट के टाइम एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब मैं एंट्री करूंगा कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। तो मैंने एंट्री की कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना रिसीव किया फर्स्ट कॉल का एडवांस? ये रिसीव किया जी 2,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है मिस्टर वाई नाम है क्या इसका, देखेंगे क्या नाम है जी इसका, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के पास कहते हैं 2,000 शेयर थे, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम ना देकर वो फाइनल कॉल के साथ दिया। तो मैं एंट्री करूंगा यहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। जब कॉल का पैसा रिसीव नहीं होता तो एंट्री होती है जी कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। तो 1200 शेयर थे मिस्टर वाई के पास,
सॉरी 2000 शेयर थे। कितने शेयर थे जी इसके पास? मिस्टर वाई के पास 2000 शेयर थे। और इसने 2000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 रुपए के हिसाब से इसने 4000 रुपए नहीं दिए। ठीक, तो मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल मैंने एंट्री करके फर्स्ट कॉल को डेबिट कर रखा है 20,000 से, तो क्रेडिट कर दूंगा जी 20,000 से। उठाओ कैलकुलेटर, देखो 20,000 आना था फर्स्ट कॉल पे, आपने ड्यू किया फर्स्ट कॉल को 20,000 से। 10,000 शेयर 2 रुपए का फर्स्ट कॉल है, 20,000 से ड्यू किया। अब एक शेयर होल्डर ने, मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, तो वो माइनस करो क्योंकि वो एडवांस में रिसीव कर चुके हो आप। तो माइनस करो जी, 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 तो एडवांस आ गया फर्स्ट कॉल का। और मिस्टर वाई ने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं, 2000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया? ये आ गया जी 14,000 रुपीज आ गया। ठीक है जी। उसके बाद मैं चलूंगा जी, अब फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करूंगा। और फाइनल कॉल का जो डेट दे रखा है वो देखेंगे, डेट क्या है जी इस क्वेश्चन में? 1 अक्टूबर 2012 है। तो मैंने लिखा 1 अक्टूबर 2012 को पहले ड्यू करूंगा जी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मैंने लिखा यहां पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, तो ये मैंने ड्यू किया 10,000 शेयर पे, फाइनल कॉल हो गई जी 2 रुपए की, ये आ गया 20,000। उसके बाद एंट्री की मैंने अगली एंट्री 1 अक्टूबर 2012 को फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री हो गई जी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नॉर्मल एंट्री होती तो मैं कर देता टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बट इस एंट्री में कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट भी करना है, कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट भी करना है। एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स ने सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, ठीक, तो कॉल इन एडवांस का पैसा मैंने ट्रांसफर कर रहा हूं रेस्पेक्टिव कॉल पे, तो एंट्री लिखी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना एडवांस आया हुआ जी सेकेंड कॉल का? मिस्टर एक्स के 1000 शेयर थे, सेकेंड कॉल का एडवांस दे दिया कितना? 2 रुपए की सेकेंड कॉल है, तो 2000 रुपए इसने एडवांस दे दिया। और मिस्टर वाई जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम ना देकर सेकेंड कॉल के साथ दिया, तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना था जी इसका? 4000 रुपए था, तो ये आ गया 22,000 रुपीज आपका बैंक में आ गया। ठीक, ये तो मैंने एंट्रीज करके दिखाई। अब मैं आपके सामने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा। तो मैंने लिखा जी यहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल अमाउंट तो दोनों का सेम है, कितना है जी? 2000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन कॉल इन एडवांस पे 12% और 12%।
अब मैं टाइम देख लूंगा। अलॉटमेंट के टाइम दे दिया 1 जून को, जबकि 1 अगस्त को आना था, तो जून और जुलाई 2 महीने हो गए इसमें। और फाइनल कॉल की डेट थी 1 अक्टूबर को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हो गए। ठीक है जी, जून जुलाई अगस्त और सितंबर। तो ये इंटरेस्ट आ गया जी आपका 40 रुपए। और ये आ गया आपका इंटरेस्ट, ये आ गया जी 80 रुपए इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट आ गया कॉल इन एडवांस पे 120 रुपए। ठीक है सर। उसके बाद मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो मैंने लिखा जी यहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल का जो पैसा था वो फर्स्ट कॉल के टाइम ना देकर कितना था जी, कॉल इन एरियर 4000 रुपए। कॉल इन एरियर पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% है। और कितना टाइम हो गया वो देख लूंगा। फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम ना देकर उसने दिया जी, कब दिया, फाइनल कॉल के साथ दिया। तो 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 अक्टूबर, ये हो गए 2 महीने। तो ये आ गया जी, इंटरेस्ट आ गया आपका ये आ गया 66.67। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 67 रुपीज अप्रोक्स। ठीक है सर। तो इसी के साथ मैंने आपके सामने सॉल्यूशन किया, आपका प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन किया। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 9 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहते हैं ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स पूछूं तो आप कहेंगे सर 5 लाख कैपिटल है, एक शेयर है 100 रुपए का, तो इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर हो गए जी 5000 शेयर हो गए। एंड इश्यूड, मार्केट में कितने शेयर इश्यू किए, अथोराइज कैपिटल है 5000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। एंड मार्केट में इश्यू किए जी 2000 शेयर्स इश्यू किए एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। ठीक है सर। 100 का शेयर था फेस वैल्यू का, इश्यू प्राइस आपका 120 रुपए। 20 रुपए अप्लीकेशन है, 50 रुपए अलॉटमेंट पे हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 हो गया जी फर्स्ट कॉल पे हो गया। ठीक, मेड 3 मंथ्स लेटर। सेकेंड कॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, तो कहता है एक शेयर होल्डर ने क्या किया, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 30 शेयर। तो उसने फर्स्ट कॉल के टाइम कहता है जिसके पास 30 शेयर थे, एक शेयर होल्डर के पास, उस शेयर होल्डर ने 30 शेयर पे सारा का सारा पैसा, मतलब फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया। और एक अनदर शेयर होल्डर था होल्डिंग 100 शेयर, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। अपने को एंट्री फर्स्ट कॉल तक ही करनी है। ठीक है जी, एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 9 का, और ये लिखा मैंने इन द बुक्स ऑफ तो कंपनी का नाम दे रखा है ए लिमिटेड ही मान लेता हूं इसमें। और अपने को क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करके दिखानी है।
ठीक है जी। तो क्वेश्चन में डेट नहीं है, तो मैं यहां पे फर्स्ट एंट्री करने वाला हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एप्लीकेशन जो रिसीव की, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा, तो कंपनी ने 2000 शेयर इश्यू किए और हम मान के चलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है जी। तो 2000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, तो ये बन गया जी 2000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से, ये बना आपका 40,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2000 शेयर एट ₹20 पर शेयर। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो मैंने एंट्री की थी यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया जी आपका 40,000 रुपीज। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री देखेंगे जी, एंट्री नंबर 3 कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, मैं अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूंगा। तो एंट्री हो गई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो मार्केट में 2000 शेयर अलॉट किए और अलॉटमेंट पे ये दे रखे जी आपको, कहता है 50 रुपए अलॉटमेंट का अमाउंट है। ठीक है जी। जिसमें 20 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है। इट मींस ये हो गया जी 30 + 20, 30 रुपए कैपिटल का अमाउंट और 20 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है। तो 2000 शेयर मार्केट में इश्यू किए, 50 रुपए अलॉटमेंट का अमाउंट है, तो ये हो गया जी 1 लाख रुपीज हो गया। ये लिखा मैंने टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50 जो अलॉटमेंट ड्यू किया उसमें 30 रुपए कैपिटल का अमाउंट है, तो मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आ गया जी 2000 × 30, 60,000 रुपए, और 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, तो मैं लिखूंगा यहां पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी। 2000 शेयर पे 20 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है, ये हो गया 40,000 रुपीज। उसके बाद अगली एंट्री अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी जी, एंट्री तो अब आपको समझ में आ गई है। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट के टाइम किसी ने कोई फॉल्ट नहीं किया, किसी ने कोई एडवांस पैसा नहीं दिया। लिखा हुआ है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड।
ठीक है जी, तो मेरी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो 1 लाख रुपए अलॉटमेंट पे ड्यू किया हमने, ये सारा का सारा पैसा हमने रिसीव कर लिया। नरेशन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद अगली एंट्री फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। ड्यू करने के टाइम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2000 शेयर्स एट रुपीज, कितना पर शेयर है जी? ये 20 रुपीज पर शेयर। तो ये आ गया आपका 40,000 रुपीज। उसके बाद अगली एंट्री कहते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा जब आपने रिसीव किया, ठीक है जी, तो नॉर्मल एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल आपने ड्यू किया था 40,000 से, डेबिट किया था 40,000 से, तो क्रेडिट भी करूंगा 40,000 से। ठीक, अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 30 शेयर थे, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग। फर्स्ट कॉल पे उसने सारा का सारा पैसा दे दिया। सारा का मतलब उसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के टाइम दे दी। कितना बनता है फाइनल कॉल? टोटल कर लो जी 20 प्लस 50 कितना 70 प्लस 20 कितना 90 रुपीज टोटल आ रहा है। और शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए प्रीमियम जोड़ के शेयर की वैल्यू हो गई 120 माइनस 90। इसका मतलब फाइनल कॉल बचा जी 30 रुपए का बचा। समझ रहे मेरी बात को? 100 का शेयर 20 रुपए प्रीमियम, 120 वैल्यू, इश्यू प्राइस 120, 20 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया 90, तो 30 रुपए बचा फाइनल कॉल। तो कहते हैं ये जो इसके पास 30 शेयर थे, इसने क्या किया? फाइनल कॉल का पैसा इसने फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया। तो मेरी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। कितना जी? 30 शेयर पे 30 रुपए की फाइनल कॉल है, तो 900 रुपए एडवांस में आ गया। और कहते हैं एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो एंट्री विजी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो कहते हैं ये 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। कितना है जी? 20 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया, तो इसने 2,000 रुपए नहीं दिए। ठीक है जी, तो ये बैलेंस आ गया बैंक में 38,900 रुपीज। तो क्वेश्चन में अपने को फर्स्ट कॉल तक के बारे में बताया गया था, फर्स्ट कॉल तक मैंने आपके सामने एंट्रीज कर दी है। इसके बाद आगे चलेंगे। अगला पॉइंट है जी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए, एक तो पढ़ा जी इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, कि डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती, बट इसका एक्सेप्शन था सेक्शन 54। उसके बाद हमने पढ़ा कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर के बारे में पढ़ा। ठीक, उस पर इंटरेस्ट का क्या रेट होता है उसके बारे में पढ़ा, और उसके कुछ हमने एग्जाम्पल भी किए। कहने का मतलब हमारा कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर का जो हमारा डाउट था, जो हमारे क्वेश्चंस थे, वो हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं।
अब इसमें कहीं हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर में नया हेडिंग स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।